नमस्कार। इस एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कॉमर्स के और टॉपिक है आज का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें 10 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस के फैक्ट तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में हमारे में जिन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग, मैंने कहा था कि आप उस ग्रुप में पूछें, तो अगर कोई क्वेश्चन का जवाब आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलता है तो उसको मैं इसमें शामिल कर लूँगा। आज मैंने 2 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो मुझे रिसेंट के क्वेश्चन मिले। इसी तरह से आगे की जो एमसीक्यू सीरीज होगी उसमें भी मैं हर एक में 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के शामिल करता रहूँगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। एक ऐसा दस्तावेज जो किसी ट्रांजैक्शन का, किसी लेन देन का प्रमाण होता है, एविडेंस होता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट को गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है सोर्स डॉक्यूमेंट। इसको सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर भी बोला जाता है। अकाउंटिंग वाउचर ऐसे वाउचर होते हैं जो अकाउंटेंट अपने यहाँ तैयार करते हैं। अकाउंटेंट अपने ऑफिस में स्वयं बनाते हैं, प्रिंटेड फॉर्मेट इनका होता है। और ये जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं इनकी मदद से अकाउंटिंग का काम पूरा होता है। अकाउंटिंग वाउचर एक प्रॉपर ऑर्डर में बनाए जाते हैं, इनका सीरियल नंबर रहता है और ये प्रिंटेड रहते हैं इस तरीके से कि इसमें ये लिखा होता है कि डेबिट कौन सी पार्टी होगी, क्रेडिट कौन सी पार्टी होगी। वाउचर जो होते हैं, प्राइमरी काम होता है अकाउंटिंग का जब, तो अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले जो अकाउंटेंट होते हैं वो रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस का। दिन भर के वाउचर्स को तैयार करके उनको वाउचर्स को एक नंबरिंग दे दी जाती है और वाउचर्स को नंबरिंग देने के बाद इन वाउचर्स के बेसिस पे कैश बुक में या जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। तो ये तो है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर का जो बेस होता है वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर। यानी कि किसी घटना का, जैसे कहीं से सामान परचेज किया तो उसका हमारे पास एक सोर्स वाउचर होगा, उसका बिल होगा। अगर उधार परचेज किया है, नकद परचेज किया तो पैसा पे करने की कैश रिसिप्ट होगी। जो कैश रिसिप्ट है उसको सोर्स डॉक्यूमेंट या सोर्स वाउचर कहेंगे। और इस अकाउंटिंग वाउचर में जो हम बनाएंगे परचेज के लिए, इसमें वो सबूत के तौर पे इसके साथ अटैच करके लगा दिया जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर की खूबी ये होती है कि आपके पास सोर्स वाउचर है तो उसको इसके नीचे लगा दिया जाता है। और अगर किसी ट्रांजैक्शन का कोई सोर्स वाउचर सपोज करिए नहीं है, मान लिया आपने कोई पेमेंट ऐसी करी है जिसकी आपके पास कोई रिसिप्ट है नहीं, कुछ ऐसे छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं जैसे रिक्शे के खर्चे हुए, वहां से रिसिप्ट मिली नहीं, तो ऐसे केस में भी अकाउंटिंग वाउचर बनता ही है। और इसीलिए अकाउंटिंग वाउचर बनाए जाते हैं ताकि हर घटना का एक अकाउंटिंग वाउचर हो, सिमिलरिटी बनी रहे बुक्स में। और ऐसे अकाउंटिंग वाउचर के लिए हमारे पास कोई सोर्स वाउचर तो होगा नहीं इसके साथ लगाने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अकाउंटेंट इस वाउचर को तैयार कर लेता है और तैयार करके जो डिपार्टमेंट का बॉस होता है उससे साइन करा लेता है। ऐसा करने से ये अप्रूव वाउचर हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग वाउचर होते हैं जो अकाउंटिंग में मदद करने के लिए बनते हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। और यहाँ पे भी आप इसको रीड कर सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। अब अकाउंटिंग का पहला पार्ट होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में ही वो जुड़ा भी होता है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से ज्यादा होती है, बढ़ के होती है। अगर बुक कीपिंग को हम ऐसे कहें तो अकाउंटिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है, वो बुक कीपिंग भी इसके अंदर ही समा जाता है। तो इसमें पूछा गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग। अब ये जो बुक कीपिंग है इसका भी प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है? तो गिवन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन की पहचान करनी है। इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करना इसका प्राइमरी काम होता है, प्राथमिक कार्य होता है। अकाउंटिंग में जो इसका काम होता है मेनली, सी करेक्ट ऑप्शन था। अकाउंटिंग में जो बुक कीपिंग का काम होता है वो होता है कि डे टू डे की जो ट्रांजैक्शन होती है उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना। इसमें शामिल रहता है कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना पहले उनकी, ताकि ये पता चले इनको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। फिर उनको रिकॉर्ड करना इसी का काम है बुक कीपिंग का ही। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट बुक्स को मेंटेन करना भी। उसके बाद लेजर अकाउंट में क्लासीफाई करना भी बुक कीपिंग का ही काम है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है?
देखिए एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस आधार पे मैं खर्चों का एक मतलब कुछ उदाहरण बताता हूं तो एक क्लैरिटी बन जाएगी। आपने रिपेयर कराई फर्नीचर की तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने फर्नीचर परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने सैलरी दी अपने लोगों को, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने एक ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये दोनों ही एक्सपेंडिचर हैं। खाली अंतर ये होता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इसको हम सामान्य तौर पे केवल एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं और P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो टाइम पीरियड होता है इससे इससे मिलने वाले बेनिफिट का, वो 1 साल के अंदर का होता है। 1 साल के अंदर अंदर इनका बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो इसलिए इनको 1 साल के लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें खर्चे में हम लिख देते हैं। यही कारण है कि एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट रहता है। अब आप देखेंगे कि जो कैपिटल एक्सपेंस होता है, कैपिटल एक्सपेंस का हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर का हो, एक ही बात है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसके बदले में आपने फर्नीचर खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, तो ये भी एक्सपेंडिचर है। और यही कारण है कि जो एसेट होते हैं इनका भी बैलेंस आपको डेबिट दिखता है। खर्चों का भी बैलेंस डेबिट है और एसेट का भी बैलेंस डेबिट है। क्यों? क्योंकि जो खर्चे हैं वो भी एक्सपेंडिचर हैं और जो एसेट हैं वो भी एक्सपेंडिचर हैं। एसेट आपका एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होता है। आपने फर्नीचर खरीद लिया, आपकी एसेट बन गई, लेकिन फर्नीचर का खरीदना भी एक एक्सपेंडिचर ही था। यही कारण है फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब के भी डेबिट बैलेंस रखते हैं। फर्क केवल इतना है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि ये वर्षों तक आपके काम आते हैं, इसलिए आप 1 साल के P&L में इनको खर्चा नहीं मान करके इनको आप बैलेंस शीट में अपने यहाँ एक एसेट मान करके दिखाते हैं। हालांकि इनका भी आपको अल्टीमेटली एक्सपेंस इनको मानना ही होता है, तरीका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर खरीदा और आपका एस्टिमेशन है कि ये फर्नीचर 10 ईयर्स तक काम आएगा, तो आप इस फर्नीचर की टोटल कॉस्ट को 10 साल में बांट देते हैं और हर साल इस पे डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं और वो डेप्रिसिएशन भी कहाँ चला जाता है? P&L में। तो इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो होते तो एसेट का क्रिएशन है, लेकिन इन पे भी धीरे धीरे जो पार्ट इनका डेप्रिसिएशन के तौर पे P&L में जाता रहता है एक्सपेंडिचर में, वो डेप्रिसिएशन भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाता है। खैर, आज का जो क्वेश्चन था इसमें से हमको सही जवाब पता लगाना था, क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा है, उसका पता करना था। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है रिमूवल ऑफ स्टॉक टू ए न्यू साइट। स्टॉक को एक से दूसरी जगह ले जाना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बाकी जो है कैरेज पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, ये नॉर्मली रूल होता है कि आप कोई मशीन खरीदें, नई खरीदें या पुरानी खरीदें, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदोगे तो उस पे जो खर्चा करोगे वो भी उस एसेट की कीमत को बढ़ाता है, वो भी कैपिटल खर्चा माना जाता है। प्रीमियम गिवन फॉर टेकिंग ए लीज, आपने कोई लीज ली, आपने लीज पे कोई एसेट ली 10 साल के लिए, तो उसके लिए जो प्रीमियम दिया, मतलब लीज के लिए आपने जो एडवांस मनी दिया, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और नेक्स्ट है अमाउंट स्पेंट फॉर ओवरहॉलिंग सेकंड हैंड मशीन परचेज, आपने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी पुरानी और उसको ओवरहॉल कराया। ओवरहॉल करने का मतलब होता है पुराना सामान खरीदा आपने या आपके पास पहले से था। ओवरहॉलिंग का होता है मेजर रिपेयर, मतलब आपने ऐसा रिपेयर वर्क कराया जिससे उस मशीन की लाइफ बढ़ गई और उस मशीन की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई। तो ये भी एक कैपिटल खर्चा माना जाता है, क्योंकि इसका भी लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन था वो सी था। बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये फोल्डर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, रेशमा ने रिटर्न करी गुड्स, वापस कर दी 10,000 रुपए की राजेश को गुड्स लौटा दी उन्होंने, क्योंकि उनको वो डिफेक्टिव मिली, खराब मिली। अब कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाएगा राजेश के द्वारा, बाय राजेश इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार करेगा? तो आपको बताना है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, इनमें से कौन सा पेपर तैयार होगा। तो इसका जो सही जवाब है आप सोचिए कौन सा हो सकता है, फिर उसके बाद इसका जवाब मैं बताऊंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेडिट नोट। देखिए क्या होता है, इस घटना को ऐसे समझें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। रेशमा जो है इसने सामान लौटाया है, इसका मतलब ये कस्टमर है, और राजेश को लौटाया है, तो इसका मतलब जो राजेश है वो सेलर है। अब जो सेलर होता है वो अपना सामान जब बेचता है अपने ग्राहक को,
तो अपने ग्राहक को वो अपनी बुक्स में डेटर बना लेता है और डेबिट कर देता है। अब जब सामान लौटा दिया रेशमा ने और राजेश ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो राजेश कहेगा कोई बात नहीं, आपको मैंने अपनी बुक्स में डेटर बना रखा था, मैं कुछ 10,000 का आपने सामान लौटा दिया तो 10,000 से मैं आपके डेबिट को कम कर देता हूँ। डेबिट को कम कैसे करेगा? इसको अपनी बुक्स में क्रेडिट करके, और इस क्रेडिट करने के लिए ये जो नोट तैयार करेगा उसी नोट को कहते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट को ये भेज देगा रेशमा के पास। रेशमा को इस बात का सबूत मिल जाएगा कि मैंने जो सामान भेजा था तो मेरा पैसा वहां पे कम हो चुका है। तो ठीक वही कहानी होती है कि रेशमा जो ऐसा ही डॉक्यूमेंट रेशमा भेजेगी राजेश के पास, तो क्योंकि रेशमा के यहाँ सेलर जो है जिससे इसने सामान खरीदा वो इसका क्रेडिटर है, तो रेशमा इसको अपने क्रेडिट करके रखती है। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन भेजेगी सामान लौटाने के साथ, तो ये अगर कोई नोट इसके पास भेजेगी इसी तरीके का, तो उस नोट को हम कहेंगे डेबिट नोट, क्योंकि ये डेबिट करेगी अपने क्रेडिटर को अपनी बुक्स में। तो बी इसमें सही जवाब था, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट को यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्रेडिट नोट को क्रेडिट मेमोरेंडम या क्रेडिट मेमो भी कहा जाता है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो इश्यू किया जाता है किसी एंटिटी के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा किसी दूसरी पार्टी को, उस पार्टी को क्रेडिट करने के लिए। और खास बात है कि ये क्रेडिट होना चाहिए अदर रीजन की वजह से, अदर देन क्रेडिट परचेज। मतलब क्रेडिट परचेज के लिए तो हम क्रेडिट करते ही हैं, इसके अलावा अन्य किसी कारण से जब हम किसी पार्टी को अपनी बुक्स में क्रेडिट करें तो क्रेडिट नोट भेजते हैं। क्रेडिट नोट एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है सेल्स रिटर्न जर्नल में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। ये है विच वन इज फॉल्स। इनमें से फॉल्स कौन सा है? जो फॉल्स है उसकी पहचान करनी है, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लें। जो फॉल्स स्टेटमेंट है इनमें से वो मैं बता देता हूं। ऑप्शन सी इसमें फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो भी बता देते हैं। अकाउंटिंग का मतलब ये बता रहे हैं कि अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, नॉट ना कि उनका इंटरप्रिटेशन करना। तो यही इसमें गलती है कि रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शन को और इवेंट करना तो अकाउंटिंग है ही, साथ ही साथ जो इंटरप्रिटेशन है वो भी अकाउंटिंग है, वो भी अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। अगर हम केवल रिकॉर्ड करने की बात करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट को, तब तो ये बुक कीपिंग का काम हो जाएगा। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो बुक कीपिंग को भी शामिल करते हुए इससे ज्यादा होती है। तो ये काम तो अकाउंटिंग का है ही, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस ट्रांजैक्शंस का वो भी अकाउंटिंग का काम है। तो ये इसलिए गलत था। बाकी स्टेटमेंट सही है, जैसे कि सब फील्ड है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब अकाउंटिंग के ही सब फील्ड हैं। फिर वाइड गल्फ है अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स के बीच में। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स वैसे तो काफी हद तक एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, लेकिन इनमें फिर भी काफी कुछ अंतर पाया जाता है। जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी के मीनिंग्स अलग हो सकते हैं, अकाउंटिंग के अलग हो सकते हैं। अकाउंटिंग जो होता है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड करता है, लेकिन फैक्ट को रिकॉर्ड करता है। जबकि इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स में किसी चीज के इम्पैक्ट पे चर्चा होती है। जैसे अकाउंटिंग में जिन कॉस्ट को लिखा जाता है तो इस आधार पे लिखा जाता है कि पास्ट में क्या पैसा खर्च किया गया है, इस आधार पे रिकॉर्ड होता है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट जो होती हैं वो क्लियर होती हैं, एक्सप्लिसिट होती हैं ज्यादातर। जबकि इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती हैं वो इम्प्यूटेड होती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई यूज नहीं रहता है। इसके बाद मैटीरियलिटी प्रिंसिपल एक एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि कोई इंफॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होनी चाहिए अकाउंटिंग की बुक्स में। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो मैटीरियल इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड रहनी चाहिए, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन अगर मैटीरियल नहीं है, मैटीरियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। वो एफर्ट और टाइम दोनों का वेस्टेज होगा। यहाँ पे मैटीरियलिटी का मतलब क्या है कि कोई चीज मैटीरियल है या इमैटीरियल है उसको कैसे माना जाएगा। तो ऐसी चीजें जो डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं वो मैटीरियल है, और जिनसे डिसीजन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा वो मैटीरियल नहीं होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने रिफ्रेशमेंट पे खर्चे किए, अब इसको कोई कंपनी ऐसे नहीं लिखती है कि टी पे इतना खर्चा हुआ, कॉफी पे इतना खर्चा हुआ। अगर अकाउंटेंट ऐसे लिखने लगेगा तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, तो वो कुल मिलाकर के इन पे दिन भर के रिफ्रेशमेंट चार्जेस लिख देता है। तो सी इसमें करेक्ट आंसर था। यहाँ पे अकाउंटिंग की ये जो डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की टर्मिनोलॉजी में इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का, और ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट जो कम से कम उनका एक पार्ट होना चाहिए फाइनेंशियल कैरेक्टर में, और फिर उसके बाद इन सब को रिकॉर्ड करने के बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, तो इंटरप्रेट करना वाकई में इसका पार्ट माना जाता है। ये बात सर्टिफाइड है, वेल सर्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है अकाउंट्स में, इसका ज्यादातर को पता ही रहता है। अकाउंटिंग का फादर भी इन्हीं को माना जाता है, डबल एंट्री सिस्टम का फादर भी इन्हीं को माना जाता है, और बुक कीपिंग का फादर भी इन्हीं को माना जाता है। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ल्यूका पैसियोली। तो सी इसमें सही जवाब था। बाकी जो लोग हैं वैसे तो वो अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उनके बारे में भी यहाँ पे लिखा है हमने कुछ। ल्यूकास पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी माना जाता है। एल्टन मेयो जो हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्चर और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं। मैनेजमेंट में इनकी काफ़ी थ्योरीज देखने को मिलती हैं। एल्टन मेयो के जो हाथॉर्न स्टडी हैं वो काफ़ी फेमस हैं। रॉबर्ट स्टीफेंसन के बारे में कहा जाता है कि ये ग्रेटेस्ट इंजीनियर माने जाते हैं 19th सेंचुरी के। ये एक इंग्लिश रेलवे और सिविल इंजीनियर थे। ओनली सन थे जॉर्ज स्टीफेंसन के, रॉबर्ट स्टीफेंसन, और जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है फादर ऑफ रेलवेज। ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया में जो कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज वो माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। इसके अलावा हेनरी ड्यूनेंट एक स्विस ह्यूमैनिटेरियन, बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट थे, और इनको माना जाता है ये प्रोमोटर थे और को फाउंडर थे रेड क्रॉस के। रेड क्रॉस इंटरनेशनल एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है विच ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके कई स्टेप्स होते हैं, इनमें से जो सही प्रोसेस है उसकी आपको पहचान करनी है। इनमें से सही प्रोसेस कौन सा है अकाउंटिंग का? तो अकाउंटिंग का जो सही प्रोसेस है इनमें से वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में या कैश बुक में, फिर लेजर में इनको ले जाके क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद समराइजिंग का काम करते हैं, समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, P&L में ले जाते हैं और बैलेंस शीट में ले जाते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद इंटरप्रिटिंग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम होता है, इसमें रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस करते हैं ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां पता चले। प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल जो पोजीशन है उन सब का पता लगाया जाता है इसमें। तो इसका जो बी सही जवाब था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूजर इनमें से कौन होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब जो अकाउंटिंग होती है हमारी पूरी, हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, और इसके यूजर वो लोग होते हैं जो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके डिसीजन लेते हैं, और ये यूजर इंटरनल और एक्सटर्नल दो हिस्सों में बटे रहते हैं। तो जो इंटरनल है उसकी पहचान करनी है, इनमें से इंटरनल कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मैनेजर। बाकी जो हैं गवर्नमेंट, स्टॉक होल्डर या सप्लायर, ये सब एक्सटर्नल यूजर होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जिनके बारे में डिसाइड करना मुश्किल होता है कि वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एक्चुअल में इंटरनल यूजर होना और एक्सटर्नल यूजर होना इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कोई पर्सन जब संस्था के हित की बात करता है, मतलब संस्था के अंदर रह के संस्था के लिए डिसीजन ले रहा है, तो वो इंटरनल यूजर माना जाता है। लेकिन वो पर्सन
जो संस्था से बाहर की पार्टी के लिए डिसीजन ले रहा है, अपने स्वयं के लिए, मतलब जो डिसीजन ले रहा है वो संस्था से बाहर का पर्सन है, तो वो एक्सटर्नल यूजर हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही जवाब था। इंटरनल यूजर्स जो होते हैं ऐसे लोग होते हैं जो यूज करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का संस्था के अंदर ही। इसमें ओनर, मैनेजर और एम्प्लॉय। अब यहाँ पे कई दफे एम्प्लॉय कुछ जगह हमें एक्सटर्नल यूजर्स में भी लिखा मिल जाएगा, और कंपनी के केस में जो ओनर शेयर होल्डर होते हैं वो भी कहीं पे हमें एक्सटर्नल यूज में लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें वेरिएशन रहता है अप्रोच का केवल। जब एम्प्लॉय अपने हक की बात करते हैं, अपनी सैलरी के लिए अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए चाहते हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर हो जाएंगे उस समय पे। लेकिन जो एम्प्लॉय संस्था के लिए डिसीजन ले रहे हैं इंफॉर्मेशन के आधार पे, उस समय वो इंटरनल यूजर हो जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर जो लोग बाहरी उद्देश्य के लिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, स्कॉलर्स, इन्वेस्टर्स, मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। इनमें से बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है? तो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है उसको इसमें से फाइंड आउट करना है, उसका पता लगाना है। इनमें से ऑप्शन ए सही है। वर्कर्स का नंबर पता लगाना ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है बुक कीपिंग का, बाकी सब इसके ऑब्जेक्टिव हैं। बुक कीपिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ये एक हो सकता है कि प्रॉफिट और लॉस का हमें तभी पता चलेगा जब हम रिकॉर्ड रखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन का भी हमें तभी पता चलेगा जब रिकॉर्ड रखेंगे, कैश पोजीशन का भी तभी पता चलेगा। यानी कि रिकॉर्ड हम रखते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं रिकॉर्ड रखने के, लेकिन ये आमतौर पर नहीं होता बुक कीपिंग का। तो ए इसमें सही जवाब था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके बेस पे इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की ब्रांचेस से रिलेटेड इनमें से जो ऑड है उसकी पहचान करिए। तो इन सबको ही अकाउंटिंग की ब्रांच माना जाता है, लेकिन इनमें से बाकियों से अलग कौन सा है उसको पहचानना है। तो अलग अलग बेसिस पे इसमें भी अब सोच में वेरिएशन हो सकता है, किस आधार पे सोच रहे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कॉस्ट अकाउंटिंग। दरअसल ये सब अकाउंटिंग के जो प्रॉपर अकाउंटिंग टाइप है उसकी बात करते हैं। अकाउंटिंग में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाती है, उनसे रिलेटेड है ये सब। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो टाइप है जिसमें केवल एक्सपेंसेस पे फोकस रहता है, कॉस्ट पार्ट पे फोकस रहता है, रिसीप्ट या रेवेन्यू पार्ट की कोई डिटेल मौजूद यहाँ पे नहीं रहती है। बाकी सब में रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों का डिटेल एनालिसिस होता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग केवल एक पोर्शन पे, कॉस्ट पे फोकस्ड रहता है। तो इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन डी था, बाकी इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही वो पार्ट है जो कंपनीज अपनाती हैं। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनीज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो पार्ट है जो मैनेजमेंट अपने डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए यूज करता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो बेसिक अकाउंटिंग है जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जिसमें एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, समराइज किया जाता है। और अब है बारी आज के जो टेलीग्राम ग्रुप से 2 क्वेश्चन आज मैंने जो लिए हैं, मुझे मिले आज 2 क्वेश्चन ही मिले, तो वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। पहला है, शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स व्हेन रिजर्व्स टू बी कैपिटलाइज्ड आर। जब रिजर्व्स को कैपिटलाइज करके और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो वर्तमान के अंशधारी हैं उनको शेयर इशू किए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं बोनस शेयर। दरअसल किसी संस्था के पास जब रिजर्व्स काफी इकट्ठे हो जाएं, रिजर्व्स काफी इकट्ठे हो जाने का मतलब है कि संस्था को कई वर्षों से प्रॉफिट होते रहे, संस्था इन प्रॉफिट्स को यूज करती रही, और इन प्रॉफिट्स से जो संस्था को फंड आए, वो फंड संस्था ने या तो नई ब्रांच खरीदने में लगा दिए, या संस्था का साइज बढ़ाने में लगा दिए, या डिवेंचर्स को पेमेंट करने में वो पैसा यूज कर लिया। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो तो संस्था के रिजर्व्स में बना रह गया। अब इन रिजर्व्स का क्या किया जाए, और संस्था के पास कैश की अवेलेबिलिटी है नहीं,
तो संस्था के पास एक ऑप्शन होता है कि इन रिजर्व्स को संस्था अपने इनके सही ओनर्स को, इनके सही ओनर यानी कि शेयर होल्डर्स, उनको इन रिजर्व्स को दे दे। अब संस्था कैश तो ऑलरेडी यूज कर चुकी है दूसरी एक्टिविटीज में, तो संस्था के पास एक ऑप्शन होता है कि बैलेंस शीट में आपको पता होना चाहिए कि इक्विटी पार्ट जो होता है शेयर होल्डर्स फंड, वहीं पे शेयर कैपिटल भी रहता है और उसी में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी रहता है। तो मान लो रिजर्व्स एंड सरप्लस में 10 लाख रखे हुए हैं, तो संस्था क्या करेगी, ना 10 लाख कैश खर्च करेगी, ना लेगी ना देगी किसी को, बस रिजर्व्स को यहां से खत्म कर देगी और रिजर्व्स की जगह कैपिटल में लिख देगी 10 लाख। ऐसा करके संस्था रिजर्व को डेबिट कर देगी और रिजर्व समाप्त हो जाएंगे बुक्स से और टू शेयर कैपिटल लिख देगी। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा ना आया ना गया, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी ऐसा करने से पूरे उसमें प्रोसेस में, और शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर मिल जाएंगे। इसके अंडरस्टैंडिंग को आसान करने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल रखूंगा। एक कंपनी के जो शेयर कैपिटल है वो सपोज करिए 10 लाख है, प्लस इस कंपनी के जो रिजर्व्स हैं सपोज करिए वो 2 लाख के हैं, इसके साथ इसी कंपनी के डिवेंचर्स हैं, सपोज करिए ये 3 लाख हैं, और इसी कंपनी के जो एसेट पार्ट है उसमें कंपनी के फिक्स्ड एसेट हैं, ये 10 to 12 315 हो गया, तो दूसरी साइड का भी टोटल 15 होना चाहिए। सपोज करिए उसके फिक्स्ड एसेट जो हैं वो 10 लाख हैं और करंट एसेट में मान लीजिए उसके पास केवल कैश है और वो कैश 5 लाख है, तो ये साइड भी 15 लाख हो गई। मान लीजिए ये कंपनी कोई सर्विसेज देती है और इसने किसी साल कमीशन अर्न किया और वो कमीशन से जो अर्निंग हुई कंपनी की वो खर्चा काट करके मान लीजिए 4 लाख की अर्निंग हो गई। तो अब ये 4 लाख की जो अर्निंग हुई ये एक तरफ तो कंपनी के कैश को 4 लाख रुपए से बढ़ा देगी, तो जो कैश 5 लाख था अभी तक उसमें 4 और जोड़ दीजिए, ये 9 लाख हो जाएगा दोनों मिला करके यहाँ पे। ठीक ऐसे ही दूसरी तरफ आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम है, डुअल इम्पैक्ट रहता है। ये 4 लाख कंपनी को क्योंकि फीस से अर्निंग हुई है और उसमें मान लीजिए कोई खर्चा नहीं हुआ तो प्रॉफिट भी कंपनी का 4 लाख ही रहा। ये प्रॉफिट कंपनी के रिजर्व्स को बढ़ा देगा और रिजर्व में जहां 2 लाख लिखे हैं इसमें और प्लस 4 लाख हो जाएगा। ऐसा करने से जो कंपनी के रिजर्व्स हैं अब ये भी 2 और 4 6 लाख के हो जाएंगे। अब जो बैलेंस शीट का टोटल है वो 6 लाख, ये 10 लाख प्लस 6 लाख 16 प्लस 3 ये हो जाएगा 19 लाख। और ठीक ऐसे ही एसेट साइड का भी टोटल आप देखेंगे तो 10 लाख और ये कैश 5 और 4 9 हो चुके हैं, तो 10 9 19 लाख ये नया टोटल हो जाएगा। तो यहां तक कोई फर्क नहीं, बैलेंस शीट अपनी जगह सही है। कंपनी को लगा कि हमारे पास फंड तो है ही, अब इसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं खाली एक पूरा प्रॉपर एग्जांपल इसमें बताना चाह रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग इस चीज की कैसे चलता है ये काम। मान लीजिए कंपनी को लगा कि ये जो डिवेंचर हैं 3 लाख के इनको पे कर देते हैं, तो डिवेंचर्स को कंपनी ने पे कर दिया और डिवेंचर्स कर दिए फिनिश, यानी कि 3 लाख के जो डिवेंचर थे ये कंपनी ने नील कर दिए, तो डिवेंचर हट गए यहां से। और इस तरह जो लायबिलिटीज पार्ट है वहां अब 19 में से ये 3 लाख के चले गए, 10 और 6 16 लाख रहे, शेयर कैपिटल 10 लाख और रिजर्व रहे 6 लाख के, तो 16 लाख रहा। एसेट पार्ट में देखते हैं कि जब डिवेंचर्स को पेमेंट की तो कैश पेमेंट किया होगा 3 लाख, तो कैश जो अभी तक हमारा 5 और 4 9 हो चुका था उसमें से हमने 3 लाख के डिवेंचर्स की पेमेंट कर दी, तो इन 9 में से 3 गए तो ये बच गए होंगे नए, उसमें हमारा कैश बच गया होगा केवल 6 लाख। अब देखिए फिक्स्ड एसेट 10 लाख और कैश बच गया 6 लाख,
तो अब नई अपडेटेड हमारी एसेट साइड का जो टोटल है वो भी रह गया कितना, 16 लाख। अब हुआ क्या यहाँ पे, आप गौर करेंगे कि ये तो कैश चला गया, उधर डिबेंचर चले गए, लेकिन रिजर्व तो अपनी जगह अभी मौजूद है 6 लाख पूरा, जबकि वास्तव में अब कंपनी के पास वो कैश रहा नहीं, वो तो डिबेंचर्स को पेमेंट में यूज कर लिया। अब शेयर होल्डर कहेंगे कि साहब आपके पास 6 लाख रुपए की रिजर्व है, तो ये प्रेशर बनाएंगे कि आप हमें डिविडेंड बांटिए। तो कंपनी क्या करती है, और भी कई सारे रीजन रह सकते हैं, ये खाली एक रीजन की मैंने बात की। कंपनी ऐसा कर सकती है कि कंपनी कहेगी कि साहब ये रिजर्व ज्यादा दिख रहे हैं अननेसेसरी, तो ऐसा करते हैं इन रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। कैसे होगा कैपिटलाइजेशन, कि हमें कैश किसी को देना नहीं पड़ेगा, और ये जो रिजर्व 6 लाख है इसमें से यहाँ पे हम 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितना कंपनी बेटर समझे, मान लो कंपनी डिसाइड करती है कि इनमें से 4 लाख रुपए, कोई भी अमाउंट हो सकती है 6 लाख तक, 4 लाख रुपए, या मान लीजिए कंपनी डिसाइड करती है 5 लाख रुपए के जो रिजर्व हैं हम उनका कैपिटलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो ये जो 6 लाख है यहाँ पे से -5 कर देगी और ये अपडेटेड वैल्यू इनकी बच जाएगी 1 लाख। दूसरी तरफ रिजर्व हटा दिए, लेकिन कैश तो किसी को देना है नहीं या कैश किसी से आना है नहीं, कंपनी क्या करेगी 5 लाख के शेयर दे देगी मुफ्त में शेयर होल्डर्स को, तो जो 10 लाख की कैपिटल थी उसमें 5 लाख जुड़ जाएंगे, तो कैपिटल अपडेटेड हो जाएगी 15 लाख। अब आप देखें अपडेटेड कैपिटल हो गई 15 लाख 5 लाख के शेयर इशू होने के बाद, और रिजर्व 6 में से 5 चला गया तो 1 लाख बची है फाइनल अपडेटेड होने के बाद, और 15 लाख की कैपिटल 1 लाख के रिजर्व और बैलेंस शीट का टोटल वही 16 लाख रहा। एसेट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ। जब हम इस तरीके से रिजर्व का यूटिलाइज करते हैं और इसकी एंट्री हम इस तरीके से करते हैं कि रिजर्व को कर देंगे डेबिट और 2 कर देंगे शेयर कैपिटल, तो इसका इम्पैक्ट जानिए, ये केवल एक बुक एंट्री हुई। फायदा क्या हुआ, शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे कि उनको 5 लाख के शेयर मिल गए मुफ्त में, पैसा नहीं देना पड़ा, और कंपनी कहेगी कि हमारा रिजर्व जो 6 लाख दिख रहा था वो 6 लाख दिखेगा नहीं, वो 1 ही लाख दिखेगा। तो ये एक और भी और कई सारे रीजन रहते हैं, कॉमन इसके लिए एक कारण बताया मैंने क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। तो इस तरह बोनस शेयर बांटे जा सकते हैं और रिजर्व का कैपिटलाइजेशन इसको कहा जाता है, लाभों का पूंजीकरण। अब इसके जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके क्या प्रोविजन है इश्यू ऑफ बोनस शेयर के, सेक्शन 63 में पार्ट 1 क्या कहता है, एक कंपनी इशू कर सकती है फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये पार्टली पेड नहीं होते हैं, जब बोनस शेयर इशू करेंगे तो फुल्ली पेड ही होते हैं अपने मेंबर्स को, इन एनी मैनर, किसी भी ढंग से, आउट ऑफ, लेकिन कहां से करेगी, या तो फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व जैसे अभी जो रिजर्व हम देख रहे थे वो फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व का मतलब होता है ऐसे रिजर्व जिनमें ये तय नहीं हो कि वो किस काम आएंगे, सिंपली प्रॉफिट से पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर रखा था, तो फ्री रिजर्व का कोई निश्चित पर्पज नहीं होता है कि वो किस काम में लगना है, इसलिए वहां से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर है तो वहां से भी बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है शेयर या डिबेंचर जब ज्यादा कीमत पे बेचे जाते हैं, उनके नॉमिनल प्राइस से ऊपर बेचे जाते हैं तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, और उसमें से भी बांटे जा सकते हैं फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। इसके अलावा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए रिजर्व जो बनाया जाता है वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वहां से भी बांटे जा सकते हैं। ये नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और पूछा गया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो। देखिए ये क्वेश्चन खाली ऐसे ही पूछा, इसमें ये नहीं बताया किस पर्पज की बात कर रहे हैं आप, कौन से समय की बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगा ये डिसोल्यूशन से रिलेटेड, ये डिसोल्यूशन या डेथ की कोई बात होगी, सॉरी डेथ का केस अगर होगा तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अगर डेथ होता है किसी पार्टनर का तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है और उस इंश्योरेंस कंपनी के पैसे को सभी पार्टनर्स बांट लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड का हो या एग्जिस्टिंग का हो वर्तमान, यानी कि जो उस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसमें बांटते हैं। जब तक कोई विशेष जानकारी नहीं हो तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में यह माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स मिलकर के प्रीमियम पे करते हैं क्योंकि फर्म से प्रीमियम जाता है,
और क्योंकि सारे पार्टनर पे करते हैं तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी डेथ हो रही है। किसी की भी डेथ होगी तो पॉलिसी का पूरा पैसा फर्म को मिलेगा और फर्म के सभी पार्टनर्स में वो पैसा बांटा जाएगा। तो ये थे आज के सीरीज के क्वेश्चन। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।